हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआरबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंडर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग जीडीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जीडीपी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीडीपी बेसिकली होती क्या है। तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब जीडीपी है क्या? तो सिंपली देखो, किसी भी देश की टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई होती हैं, उनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू होती है, उसी को हम उस देश की जीडीपी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक XYZ कंट्री है, ठीक है, उसका एक साल के अंदर 10,000 यूनिट जो है उसने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, और 10,000 यूनिट जो है उसने यहाँ पर सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस की है। ठीक है, गुड्स की जो मार्केट वैल्यू है वो है यहाँ पर 2 बिलियन, और जो सर्विसेज है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 3 बिलियन है। जब हम इसका टोटल लगाएंगे तो आएगा 5 बिलियन। तो 5 बिलियन बेसिकली क्या है, इस देश की क्या है, जीडीपी है। ठीक है, अब जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम किसी देश की टेरिटोरियल बाउंड्री की बात करते हैं, जो राजनीतिक सीमा होती है। जैसे इंडिया है, तो इंडिया की जो राजनीतिक सीमा है उसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी के अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के मान के चलो, हमारी इंडिया की यहाँ पर ये राजनीतिक सीमा है, ठीक है, चाइना की एक कंपनी आकर इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या हम इसको जीडीपी में इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल इंक्लूड करेंगे, अगर ये इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि फॉरेन से अगर कोई कंपनी आके इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है तो वो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होगा। एक और बात यहाँ पर, क्या अगर इंडिया की जो कंपनी है, अगर कोई इंडियन कंपनी है वो यूएसए में जाकर कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या वो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इंडिया की राजनीतिक सीमा में प्रोड्यूस नहीं की गई है, तो ये यहाँ पर यूएसए की जीडीपी में इंक्लूड होगा, इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम बेसिकली हमारे टेरिटोरियल बाउंड्री को जो है वो देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर उठा होगा कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कंप्लीट गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम मतलब कि जो कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे एग्जाम्पल के देखो, एक कंप्यूटर है, ठीक है, तो कंप्यूटर को बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल यहाँ पर यूज किया गया है, बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पर यूज किए गए हैं। जैसे कि मेमोरी हो गया, हमारे यहाँ पर प्रोसेसर हो गया, फैन यूज किया गया उसके सीपीयू में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसर वगैरह है, सीपीयू है, ये हमारे क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। अब इनसे मिलकर जो एक कंप्यूटर बना है जिसको हम फाइनली यूज करेंगे, इसे हम कहते हैं फाइनल गुड्स एंड, इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, फाइनल गुड्स। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ जीडीपी की, कि यहाँ पर जीडीपी कितने टाइप्स की होती है। तो मेनली देखो, जीडीपी दो टाइप की होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है हमारी रियल जीडीपी। ठीक है, जब हम किसी देश की जो जीडीपी है वो करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाता है नॉमिनल जीडीपी। जैसे 2000 अगर हम 23 की बात करें तो हम 2023 की जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, और 2023 के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस चल रहे हैं उस प्राइस पे, यानी करंट प्राइस पे हम जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू आ रही है 4 बिलियन। ठीक है, 4 बिलियन। तो ये जीडीपी हमारी क्या कहलाएगी, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है,
उसके बाद है रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी क्या होता है, देखो जब हम जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, पर हम करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने एक बेस ईयर लिया हुआ है, ताकि जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो यहाँ पर खत्म हो जाए, वो हमारा रियल जीडीपी कहलाता है। अब इसको एक एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। तो मान के चलो आप 2024 की यहाँ पर जीडीपी को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। पर आपने क्या किया, यहाँ पर 2020 का बेस प्राइस लिया, यानी कि 2020 में जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस थे, उस प्राइसेस पे आपने यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट किया, ताकि ये जो 2020 से लेकर 2024 तक जो भी इन्फ्लेशन आया था, यानी कि प्राइसेस में जो भी राइज आया था, उसके इम्पैक्ट को हम खत्म कर सके, और जो रियल जीडीपी है, जो एक्चुअल में हमारी जीडीपी है, वो हम कैलकुलेट कर सके, तो ये हमारा रियल जीडीपी कहलाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज हमने सेम प्रोड्यूस की, जैसे 2020 में भी हमने 10,000 यूनिट्स गुड्स की प्रोड्यूस की, और 2024 में भी हमने 10,000 यूनिट्स ही यहाँ पर प्रोड्यूस की। पर क्योंकि चार ये जो 2020 से लेकर 2024 के बीच में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा थी, ये 10,000 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो 3 बिलियन है, और ये 10,000 यूनिट्स की जो वैल्यू है 2 बिलियन है। तो रियल जीडीपी जो आपकी है वो तो सेम, पर इन्फ्लेशन की वजह से ये आपको ज्यादा दिखा रही है, ये आपको कम दिखा रही है। तो हम जब रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट होता है ना, उसको हम खत्म कर देते हैं, और जो रियल जीडीपी है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कैसे खत्म करते हैं, तो हम सीधा बेस ईयर के प्राइसेस को उठा लेते हैं, ताकि ये बीच के सालों में जो इन्फ्लेशन है उसका इंपैक्ट हम ना ले, उसको खत्म कर। नेक्स्ट है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट में एनडीपी कहते हैं। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या आता है, तो देखो जब हम किसी देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी जो कैपिटल एसेट्स है उनकी वैल्यू समय के साथ डिक्रीज हो जाती है, यानी कि डेप्रिसिएशन यहाँ पर हो जाता है। तो जब हम यहाँ पर अपनी जीडीपी में से जो डेप्रिसिएशन उसको माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है निकल कर आता है। ठीक है, जैसे अगर नॉर्मल बिजनेस की भी आप एग्जांपल लो, तो अगर आप बिजनेस करते हो तो आप एसेट यूज करोगे, तो समय के साथ आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कि डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है, जो एनडीपी है ना, उसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और एक होता है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ये क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करें, तो देखो जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं, तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ना कुछ यहाँ पर इनकम कमाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कॉस्ट आती है, जैसे जो हमारा लेबर है उसको वेजेस पे करना पड़ता है, जो हमारे इंटरप्रेन्योर है उसका प्रॉफिट होता है, जो हमारी कैपिटल, जो हमारी लैंड है उसको रेंट मिलता है, और जो इंटरेस्ट है वो कैपिटल वाले को मिलता है। ठीक है, तो हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी इनकम कमा रहे हैं, जब हम उसके ऊपर एनडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो कहलाता है। सिंपल भाषा में कहूं तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है ना, वो उसकी कॉस्ट पे कैलकुलेट की है। किसके ऊपर कैलकुलेट की है, कॉस्ट पे, यानी कि उस गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आई है उसके ऊपर हमने यहाँ पर एनडीपी को कैलकुलेट जो है वो किया है। उसके बाद है एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस। तो जब हम यहाँ पर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी मार्केट वैल्यू को, ठीक है, मार्केट वैल्यू को लेते हैं, तो वो हमारा एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस कहलाता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, अगर आपके पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, तो उससे आप मतलब कि अगर आपको एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, एनडीपी मार्केट प्राइस आपके पास गिवन है, तो एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो, सब्सिडीज को प्लस कर दो, तो आपका एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस जो है निकल कर आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। क्या है हमारे यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो, तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, टोटल इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजंस एंड बिजनेस ऑफ अ कंट्री रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री के जो सिटीजंस हैं, जो बिजनेस है, उन्होंने जो टोटल इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस की है, चाहे उनकी लोकेशन कोई भी हो, उसी को हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं आपको यहाँ पे बताऊं, इंडिया की अगर हम एग्जांपल दे, तो इंडिया के कई सारे ऐसे सिटीजन हैं जो बाकी देशों में, जैसे कि यूएसए हो गया, इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, वहां पर जाके काम करते हैं। ठीक है, जो भी इनकम होती है वो इंडिया में जो है वो भेजते हैं। ठीक है, तो जब जब हमारे अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं या बिजनेसेस हैं, उन्होंने जो टोटल इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस की है ना, उसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो कहेंगे। ठीक है, अब जब हम जीएनपी कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है जीडीपी प्लस नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यहाँ पर क्या होता है, तो देखो, तो
जीडीपी तो आपको यहाँ पे पता लगे, जीडीपी हमें पता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होता है? तो सिंपली देखो, जब हम किसी देश के जो सिटीजन हैं, जैसे इंडिया की हम बात करें, तो इंडियन सिटीजन ने जिन्होंने बाहर से पैसा कमाया है, जैसे हमारे जो मान के चलो इंडिया के जो सिटीजन हैं वो यूएसए कनाडा में काम करते हैं, तो उन्होंने मान के चलो 10 बिलियन यहाँ पर 10 मिलियन जो है वो पैसे, यहाँ डॉलर जो है वो कमाए, 10 मिलियन यूएसडी की इक्वल वैल्यू पे उन्होंने इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब देखो इंडिया के अंदर भी तो फॉरेनर्स हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज खोल रखी हैं, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो वो भी तो कुछ पैसा कमाएंगे। तो हम क्या करते हैं, मान के चलो जो 8 मिलियन है, जो यहाँ पर 8 मिलियन है वो यहाँ पर फॉरेनर ने इंडिया के अंदर कमाया, तो हमें क्या करना है, जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी के अंदर हमें प्लस करें नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम कैसे निकलती है? तो हमारे देश के जो सिटीजन है उन्होंने जो पैसा कमाया है उसमें से जो फॉरेनर ने जो इंडिया में पैसा कमाया उसे हमें माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 मिलियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 मिलियन। अब इसको जीडीपी में प्लस कर दो तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हमें ना सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया है, इंडिया के लोगों ने जो पैसा कमाया है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करना है। पैसे का मतलब जो इकोनॉमिक आउटपुट उन्होंने प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इंडिया में लोग है, जो इंडिया में लोग है, सिटीजन है, बिजनेस है, उन्होंने जो यहाँ पर प्रोडक्शन किया है उसे हम इंक्लूड करेंगे, वो तो जीडीपी के अंदर आ गया। उसके बाद फॉरनर ने, फॉरनर मतलब फॉरेन कंट्रीज में जाकर उन्होंने जो पैसा कमाया है वो हमें यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर कुछ ऐसे फॉरनर्स है जो कि इंडिया के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, तो उसे हमें यहाँ पर माइनस कर देना है। जब हम माइनस कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सिटीजन ने, बिजनेस ने जो इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो हम कैलकुलेट जो है वो कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होता है? तो सिंपली देखो, जो भी यहाँ पर आपका नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जीडीपी कंप्यूटेशन की, कि जीडीपी को हम कैसे यहाँ पर कंप्यूट कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर 3 मेथड यूज किए जाते हैं। एक है एक्सपेंडिचर मेथड, एक है इनकम मेथड और एक है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। अब ये कैसे यहाँ पर काम करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड की। क्या है हमारे यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड की, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है ना, उसका हम टोटल निकालते हैं, और वो एक्सपेंडिचर का जो टोटल होता है वो हमारा जीडीपी हो जाता है। जैसे देखो, मेनली अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी एंटिटीज हैं जो कि यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करेंगे। सबसे पहले देखो, जो हमारे नॉर्मल हाउस होल्ड हैं, जो फैमिलीज वगैरह हैं, ठीक है, वो यहाँ पर खर्च करेंगे। जो बिजनेसेस हैं वो यहाँ पर खर्च करेंगे, गवर्नमेंट यहाँ पर खर्च करेगी। तो ये सभी एंटिटीज जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसका जब हम टोटल निकालते हैं तो जो टोटल आता है वो हमारा जीडीपी होता है एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल, यहाँ पर हमारा जो मेथड है क्या क्या है, सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अंदर जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं, नॉर्मल पीपल होते हैं, वो जो यहाँ पर खर्च करते हैं जैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो उनको चाहिए उनके ऊपर, वो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। इसमें उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी पे करना, डिफेंस पे खर्च करना, उसे हमें ऐड करना है। उसके बाद है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो हमारे बिजनेसमैन है वो जो यहाँ पर कैपिटल एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, कैपिटल एसेट्स पे जो वो खर्च कर रहे हैं, तो वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है। उसके बाद है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट के अंदर क्या है, तो देखो जो आपके यहाँ पर एक्सपोर्ट्स है, आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें से जब आप इंपोर्ट्स को माइनस कर देते हो तो आपका यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट जो है निकल कर आ जाता है, यानी कि नेट आपका एक्सपोर्ट हुआ कितना है। तो एक्सपोर्ट पे भी तो आपने खर्चा किया होगा, तो वो आपको यहाँ पर प्लस करना है। जब आप चारों को प्लस करोगे तो आपका एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग जो है जीडीपी निकल कर आ जाएगा। जैसे अगर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है हमारा 2 बिलियन का, अगर गवर्नमेंट का जो है वो है हमारा 3 बिलियन का, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो 1 है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 6 बिलियन। तो ये क्या होगा, ये हमारी जीडीपी जो है वो कहलाएगी, ठीक है। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हैं तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना वो एट मार्केट प्राइस आता है। मार्केट प्राइस आपको मैंने बता ही दिया था जब हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। अब इससे हमें अगर डोमेस्टिक इनकम जो है एनटीपी कैलकुलेट करना है, एनटीपी एंड फैक्टर कॉस्ट, तो सबसे पहले इसमें से हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना है,
फिर जो नेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसे हमें माइनस करना है, फिर इसके अंदर हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दोगे तो आपका जो नेशनल इनकम है वो निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो क्या है, इनकम मेथड। अब इनकम मेथड क्या है, तो जिससे मैंने आपको बताया कि जब हम यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो भी इनकम कमाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके, जब हम उस इनकम का टोटल निकालते हैं तो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हमारा जीडीपी जो है वो कैलकुलेट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखो लैंड की बात की, हमने यहाँ पर लेबर की बात की, हमने यहाँ पर कैपिटल की बात की, हमने यहाँ पर इंटरप्रेन्योर की बात की, ठीक है। तो इन्होंने जो भी यहाँ पर पैसा कमाया है, इन्होंने जो भी यहाँ पर पैसा कमाया, जब हम इसका टोटल निकालते हैं तो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर जीडीपी जो है निकल कर आ जाता है। जैसे अगर यहाँ पर बात करें कंपनसेशन एम्प्लॉयज, तो ये बेसिकली जो हमारे लेबर वगैरह जो काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी, तो लैंड के लिए जो हमने रेंट पे किया है, इंटरेस्ट कैपिटल पे जो हमने पे किया है, प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर का है, इसके अलावा मिक्स इनकम। अगर मान के चलो कोई ऐसी इनकम है जो कि मिक्स है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक पर्सन अपने खेत में खेती कर रहा है, तो वहां पर देखो वो खुद ही लेबर है, खुद ही उसकी लैंड है, खुद ही वो एंटरप्रेन्योर भी है, तो उसकी जो इनकम होगी वो मिक्स इनकम की कैटेगरी में जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसका टोटल निकालोगे तो आपका यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम आएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या आएगा, फैक्टर कॉस्ट पे। अगर आपको यहाँ पर नेशनल इनकम यहाँ पर कैलकुलेट करनी है तो सीधा इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दो तो आपका नेशनल इनकम जो है निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। अब ये वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, तो देखो जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो जब हम जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हर स्टेज के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर जो वैल्यू ऐड की होती है उसे हम जीडीपी के अंदर जो है इंक्लूड करते हैं। ऐसे आपको बात समझ नहीं आई होगी, इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझाता हूं। तो मान के चलो यहाँ पर हमारे पास एक रॉ मटेरियल था, ठीक है, रॉ मटेरियल था, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर 50 रुपए थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर प्रोसेसिंग किया और इसको हमने एक गुड्स बनाया, ठीक है, हमने यहाँ पर इसको फाइनल गुड्स जो है वो बना दिया। कितने का बनाया, मान के चलो अब जो गुड्स है उसकी वैल्यू होगी 60 रुपीज। तो यहाँ पर देखो रॉ मटेरियल से जब हमने प्रोसेसिंग करके इसको फाइनल गुड बनाया तो यहाँ पर 10 रुपए की एडिशन हुई। तो ये जो 10 रुपए है वो क्या है, वैल्यू एडेड है। क्या है, जो वैल्यू एडेड है। उसके बाद मान के चलो हमने इसको होलसेलर को बेचा, ठीक है, तो होलसेलर ने आगे रिटेलर को बेचा, तो रिटेलर ने कितने में यहाँ पर कस्टमर को बेचा, उसने बेचा 70 रुपए का। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, 10 रुपए की यहाँ पर क्या हो गई, एडिशन हो गई। इसने अपनी थोड़ी पैकेजिंग वगैरह यहाँ पर जो है वो करवाई थी। तो हर स्टेज के अंदर जो भी वैल्यू ऐड हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, उस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट कर लेते हैं और उस वैल्यू का जो टोटल होता है वो हमारा जीडीपी जो है वो कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर जीबीपी एट मार्केट प्राइस, जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया, उसने कुछ गुड्स प्रोड्यूस की, वैल्यू ऐड की, वो हमने ऐड कर लिया। मान के चलो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो रॉ मटेरियल थी उसकी वैल्यू थी 2 बिलियन। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमने थोड़ी सी उसमें एडिशन की, ठीक है, वैल्यू एडिशन की उसकी, तो ऊपर प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पर जो वैल्यू ऐड हुई वो 1 बिलियन की हो गई, यानी कि गुड्स की जो टोटल वैल्यू होगी वो 3 बिलियन हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि टर्शरी सेक्टर के अंदर भी हमने कुछ वैल्यू ऐड की, तो इसका भी मान के चलो 1 बिलियन हो गया, टोटल कितना होगा, 4 बिलियन। तो 4 बिलियन हमारा क्या होगा, ये हमारा जीडीपी जो है वो कहलाएगा। और जब आप वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते हैं तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है वो मार्केट प्राइस पे निकलता है। और अगर आपको डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दीजिए, और नेशनल इनकम निकालनी है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आप यहाँ पर प्लस कर दीजिए। तो ये तीन हमारे मेथड्स होते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर लिमिटेशन। अब यहाँ पर जीडीपी की ना कुछ यहाँ पर लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि सबसे पहले देखो जीडीपी हमें नहीं बताते कि कंट्री के अंदर जो जीडीपी है उसको कैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखो अगर किसी कंट्री की जीडीपी मान के चलो हाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश बहुत ज्यादा डेवलप है, क्योंकि हो सकता है कि जो जीडीपी है उसका ज्यादातर हिस्सा जो है कुछ लोगों के पास हो और बहुत कम हिस्सा जो है बाकी लोगों के पास हो। जैसे अगर हो सकता है कि 10% जो जीडीपी का है वो 90% ऑफ पॉपुलेशन को मिलता है और 90% जो जीडीपी यहाँ पर 10% पॉपुलेशन लोगों को यहाँ पर मिलता है। तो ये एक लिमिटेशन है हमारी जीडीपी की। और उसके बाद जीडीपी का एक अहम हिस्सा होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एक एक देश का जो पर्सन है उसको कितनी यहाँ पर इनकम जो है वो मिल रही है, यानी कि वो अकेला कितनी इनकम यहाँ पर कमा रहा है। तो पर कैपिटा इनकम भी हमें नहीं बताता कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी है। जैसे पर कैपिटा इनकम हो सकता है यहाँ पर 300 हो, ठीक है, पर रियलिटी में क्या हो कि कुछ लोगों की जो इनकम है, पर्सनल इनकम है, वो यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा हो और कुछ लोगों की यहाँ पर 10 रुपए हो, ऐसा भी हो सकता है।
साथ ही साथ जो जीडीपी है ना उसमें रीजनल डिसपैरिटी भी दिखती है। जैसे हो सकता है कि देश के कुछ स्टेट बहुत ज्यादा डेवलप हो, वो जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हो, और कुछ ऐसे देश है जो मतलब कुछ ऐसे स्टेट है जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं और वो जीडीपी में बहुत कम कंट्रीब्यूट जो है वो करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हायर जीडीपी डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई हायर वेलफेयर। तो अगर जीडीपी हाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे देश के सिटीजन है उनकी ज्यादा वेलफेयर जो है वो की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा जो जीडीपी है वो टॉपिक यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने जीडीपी के बारे में समझा, टाइप्स ऑफ जीडीपी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसका यहाँ पर मतलब समझ लेते हैं। तो देखो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको एक सिंगल कंट्री नहीं बनाती बल्कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलकर यहाँ पर बनाती है। और इन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस होता है वो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करना। यानी कि ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ये किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए काम नहीं करती, बल्कि वर्ल्ड के जितने भी यहाँ पर देश है, इनके जो मेंबर कंट्रीज है उनके लिए काम करती है। उनके उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको यहाँ पर प्रमोट करती है, जो ग्लोबल ट्रेड है उसको भी जो है वो प्रमोट करती है। ठीक है, तो पहली जो हमारी आज की इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अभी अगर हम बात करें तो 190 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, और ये जो है अपने 190 जो मेंबर कंट्रीज है उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काम करती है, साथ के साथ उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करती है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें आईएमएफ की, तो जो आईएमएफ है इसको जुलाई 1944 में जो है वो बनाया गया था, और इसने 27 दिसंबर 1945 से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। जब इसको स्टार्टिंग में बनाया गया था 29 कंट्रीज ने जो है आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट साइन किया था यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के अंदर। इंडिया जो है इसका मेंबर दिसंबर 27 1945 को जो है वो बन गया था। अगर हम फंक्शंस की बात करें आईएमएफ के, फंक्शंस क्या है, ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है सर्विलेंस ओवर मेंबर्स इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जो हमारी मेंबर कंट्रीज है जो कि आईएमएफ की मेंबर है, उनके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है उनको उसका उसका सर्विलेंस करती है, मतलब कि उसको मॉनिटर करती है। क्योंकि देखो, जो आईएमएफ है ना, जो आईएमएफ है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहती है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, किसी एक देश के लिए काम नहीं करती। साथ ही साथ ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करना चाहती है। तो जो हमारा आईएमएफ है वो अपने मेंबर कंट्रीज को कहता है कि भाई आप जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाओगे वो हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग जो है होनी चाहिए, उसके ऑपोजिट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी ऐसी होनी चाहिए कि ग्लोबल ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। ऐसा ना हो कि आपने ज्यादा टैरिफ लगा दे, ज्यादा टैक्सेस लगा दे ताकि ग्लोबल ट्रेड जो है वो कम हो सके। ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी को मॉनिटर करता है, और अगर मान के चलो कोई प्रॉब्लम है तो ये मेंबर कंट्रीज को सजेशन देता है कि इसमें इंप्रूवमेंट कर लो। उसके बाद फाइनेंसिंग टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर यहाँ पर किसी कंट्री को टेम्परेरी बेसिस पे फंड्स की जरूरत पड़ती है तो लोन्स वगैरह भी यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करता है, ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की नीड है उसको फुलफिल किया जा सके, यानी कि जो एक्सपोर्ट वगैरह इंपोर्ट वगैरह हो रहा है उसके लिए उसके पास पैसे हो। कंबाटिंग पॉवर्टी इन लो इनकम कंट्रीज, जो लो इनकम कंट्रीज है वहां पर गरीबी के साथ लड़ना, गरीबी को दूर करना, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, तो जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है उसको मजबूत बनाना, ये भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है वो बेसिकली हमारा जो आईएमएफ है वो अपने मेंबर कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक है जो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ताकि उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अच्छी बन सके और इंटरनेशनल लेवल का मॉनेटरी सिस्टम जो है वो मजबूत बन सके। साथ ही साथ इंक्रीजिंग द ग्लोबल सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व, तो जो हमारे इंटरनेशनल रिजर्व है इनकी जो सप्लाई है इसको भी इंक्रीज करना, ये भी एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ताकि हमारे जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको कभी भी फॉरेन ट्रेड में कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। इसके अलावा वो टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड जो है वो करती है। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का क्या रिलेशनशिप है आईएमएफ के साथ, तो इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर था आईएमएफ का, यानी कि जब आईएमएफ बना तभी इंडिया उसका मेंबर जो है वो बन गया था। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो गवर्नर है बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ आईएमएफ। तो देखो, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है आईएमएफ का ये जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है आईएमएफ के अंदर, यानी कि आईएमएफ कैसे काम करेगी, क्या पॉलिसीज होंगी, क्या स्ट्रेटजीज होगी, इन सभी को बनाने का जो काम है वो गवर्नर ऑफ आईएमएफ करते हैं। और जो हमारी मेंबर कंट्रीज है वहां से एक मेंबर को एज अ गवर्नर जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर में अपॉइंट किया जाता है। तो हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको यहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर का गवर्नर जो है वो बनाया गया है। अगर हम 1970 और 80 की बात करें
तो इंडिया जो है आईएमएफ का एक मेजर डेटर था, यानी कि इंडिया ने इससे बहुत ज्यादा लोन जो है वो लिया हुआ था। पर 2000 के अंदर हमारे जो इंडिया है उसने जितने भी लोन थे उसकी रीपेमेंट यहाँ पे जो है वो कर दी थी। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर इंडिया को लगभग 4.5 बिलियन जो है एसडीआर आईएमएफ ने जो है वो दिए थे। इंडिया का जो करंट आईएमएफ कोटा है वो है, एसडीआर का कोटा है 13114 है, और 2.76% उसका स्टेक है, यानी कि जो वोटिंग राइट्स है वो 2.76% है इंडिया के पास। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, अब ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स यहाँ पर क्या होते हैं, तो देखो एसडीआर बेसिकली एक सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। देखो हर कंट्री को अपने पास इंटरनेशनल रिजर्व जो है वो मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, जैसे कि डॉलर्स हो गए, या फिर कोई और फॉरेन करेंसी हो गई, ठीक है, गोल्ड हो गया, इनमें रखना पड़ता है ताकि जब वो इंपोर्ट करे तो उसकी पेमेंट कर पाए। तो क्या हुआ था कि यूएस डॉलर की कमी होने की वजह से हमारी जो आईएमएफ है उसने स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है इश्यू किए थे, ताकि जो कंट्रीज हैं वो डॉलर की जगह पे इसको रिजर्व में मेंटेन करके रख सके और उनके जो रिजर्व है वो कम ना हो। जो हमारे स्पेशल ड्राइंग राइट्स है इसके जो करेंसी कोड है उसको हम एक्सटीआर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटीआर। ठीक है, तो हमारा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये यहाँ पर एलोकेट करता है स्पेशल ड्राइंग राइट टू डिफरेंट कंट्रीज, और जो प्राइवेट पार्टीज है वो यहाँ पर स्पेशल ड्राइंग राइट्स को अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। वर्ल्ड बैंक ग्रुप बेसिकली है क्या, तो देखो 5 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसके ग्रुप को कलेक्शन को हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं। अब ये 5 ग्रुप कौन कौन से हैं? पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो एक एक करके इनके बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो पहला है हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में आईबीआरडी कहते हैं। तो देखो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है, जिसको यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस इन 1944 में बनाया गया था। इस समय इसकी जो मेंबरशिप है वो 189 कंट्रीज है, जिसका जो ओरिजिनल फोकस था वो बेसिकली था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो भी कंट्रीज की हालत खराब हो गई है उनको उनको ठीक करना, उनको यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड करने ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रिकवर करवा पाए वॉर के शौक से। इसका काम है जो हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है वो यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड करता है, गारंटीज प्रोवाइड करता है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसे प्रोवाइड करता है? मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, तो जो मिडिल इनकम कंट्रीज है उनको लोन्स देता है, गारंटी देता है। साथ के साथ ऐसे लो इनकम कंट्रीज जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होती है उनको भी लोन जो है वो प्रोवाइड करता है। आईबीआरडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉवरेन गवर्नमेंट्स के साथ ही डील करता है, ये प्राइवेट प्लेयर्स के साथ डील नहीं करता है। नेक्स्ट जो हमारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को 1960 में बनाया गया था और इसका काम है वर्ल्ड की पूरेस्ट कंट्रीज को सपोर्ट करना। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो प्रोवाइड करती है वर्ल्ड के पूरेस्ट कंट्रीज को ताकि वो डेवलप हो सके। आईडीए जो है 2 इंपॉर्टेंट स्कीम जैसे हैवली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज इनिशिएटिव और मल्टीलैटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव, 2 स्कीम्स के जरिए इनिशिएटिव के जरिए वर्ल्ड की पूरेस्ट कंट्रीज की हेल्प करता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बॉडी है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 1956 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था और ये एक लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के साथ डील करता है। यानी कि इस इंस्टीट्यूशन का जो मेन पर्पस है वो यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जितना भी हमारा प्राइवेट सेक्टर है उनको यहाँ पर प्रमोट किया जाए, उनको डेवलप किया जाए। जो हमारा आईएफएस है ये यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वेस्ट कर एनकरेज करता है कि डेवलपिंग नेशन में जाकर जो है प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट जो है वो की जा सके ताकि जो पॉवर्टी है वो यहाँ पर खत्म की जा सके। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट में मिगा कहते हैं। ठीक है, जो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है इसे स्टैब्लिश किया गया था 1988 के अंदर। ठीक है, जो मीगा है उसने यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है एनकरेज किया था। कैसे एनकरेज किया गया था? बेसिकली देखो जो हमारा मीगा है, जो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, वो ना इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? तो कोई भी यहाँ पर नॉन कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क है उससे यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर कोई पर्सन मान के चलो किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करना चाहता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो जो मीगा है
वो एक तरह की इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को कि भाई आप देश में इन्वेस्ट करो, निश्चिंत होकर करो, वहां पर आपको कोई भी नॉन कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट आपसे ज्यादा टैक्स वसूलने लग जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये जो बॉडी है वो बेसिकली हमारे जितने भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के बीच में, उसको सुलझाने का काम जो है वो करता है। जैसे हो सकता है ना कि हमारा जो इन्वेस्टर उसने किसी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और उसका गवर्नमेंट के साथ जो है डिस्प्यूट हो गया, गवर्नमेंट कह रही है मुझे टैक्स चाहिए, ये कह रहा है कि मैंने टैक्स यहाँ पर पे नहीं करना है, मुझे तो बोला गया था टैक्स नहीं पे करना है, ठीक है, मैं टैक्स की अंडर नहीं आता हूँ। तो ऐसे डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए काम, सुलझाने का काम इंटरनेशनल सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट जो है वो करता है, ठीक है। तो ये जो सेंटर है वो बेसिकली यहाँ पर आर्बिट्रेशन के थ्रू, कंसिलेशन के थ्रू, फैक्ट फाइंडिंग के थ्रू जो है सोल्यूशन निकाल सकता है, यानी कि डिस्प्यूट को सुलझा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो बॉडी है वो यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब इंटरनेशनल लॉ ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी डिससेमिनेट जो है वो करता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक। तो इंडिया का वर्ल्ड बैंक के साथ क्या रिलेशन है, तो अगर हम आईसीएसआईडी को छोड़ दें, यानी कि हमारा जो डिस्प्यूट सेंटर उसको छोड़ दें, तो बाकी जो चार इंस्टीट्यूशन है उसका हमारा मेंबर है इंडिया। इंडिया जो है हमारा आईबीआरडी, आईएफसी और आईडीए का फाउंडिंग मेंबर, यानी कि जब बने थे तब इंडिया भी इसका मेंबर था। आईबीआरडी लैंडिंग इंडिया कमेंस इन 1949। तो आईबीआरडी ने सबसे पहले इंडिया को जो लैंडिंग की थी वो 1949 में की थी। किस लिए की थी? इंडियन रेलवेज के लिए की थी। उसके बाद 2015 और 18 से लेकर वर्ल्ड बैंक ने लगभग उसको 10.2 बिलियन डॉलर जो है इंडिया को लोन के फॉर्म में दिए। नेक्स्ट जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1955 में जो है 1995 में बनाया गया था। और इसका जो पर्पस है वो है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना और रेगुलेट करना, ठीक है। तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं उसको यहाँ पर डब्ल्यूटीओ जो है प्रॉपरली रेगुलेट करता है, ताकि जितने भी ट्रेड यहाँ पर कंट्रीज के बीच में हो रहे हैं वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो और ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड को जो है वो बढ़ावा मिले, ताकि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक साथ यहाँ पर डेवलप जो है हो सके। अगर हम यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री की, तो पहले डब्ल्यूटीओ नहीं था बल्कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसको यहाँ पर साइन किया गया था 23 नेशंस के द्वारा अक्टूबर 30 1947 के अंदर। उसके बाद 1948 से इसने जो है काम करना स्टार्ट कर दिया था। ऑन जनवरी 1 1955 द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म। तो 1995 के अंदर हमारे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसको यहाँ पर बनाया गया था और इंडिया जो है इसका मेंबर जो है वो बन गया था, ठीक है। इस समय अगर हम बात करें जून 2022 से, तो डब्ल्यूटीओ के टोटल 164 मेंबर्स हैं और जेनेवा इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि इसके यहाँ पर क्या क्या फंक्शंस हैं, तो पहला फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिंग डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट, ठीक है। जो देशों के बीच में जो भी डब्ल्यूटीओ ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको एडमिनिस्टर करना, उनको मॉनिटर करना, मैनेज करने का काम जो है वो डब्ल्यूटीओ का होता है। उसके बाद प्रोवाइडिंग फेरम फॉरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन। अगर दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करना चाहती है तो उसको एक फॉरम प्रोवाइड करता है डब्ल्यूटीओ, ताकि वो बैठ कर ट्रेड से रिलेटेड जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें नेगोशिएट कर सके, ठीक है, जो टर्म एंड कंडीशन है उसको प्रॉपर्ली फिक्स कर सके। उसके बाद है मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसी। तो हमारी जो नेशनल ट्रेड पॉलिसी है उसको मॉनिटर करने का काम भी डब्ल्यूटी का होता है, क्योंकि देखो डब्ल्यूटीओ चाहता है कि जो मेंबर कंट्रीज है वो उसकी जो नेशनल ट्रेड पॉलिसी है इस तरह की हो कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिले। अगर किसी देश की नेशनल ट्रेड पॉलिसी इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा नहीं दे रही है, उसको रोकती है, तो डब्ल्यूटीओ जो है उसको बोलता है कि भाई आप अपनी पॉलिसीज के अंदर थोड़ी सी चेंजेस ले आओ। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। और जो हमारे इंटरनेशनल और जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि हमारे आईएमएफ हो गए, हमारे यहाँ पर वर्ल्ड बैंक हो गए, उनके साथ भी जो है वो कॉपरेट करता है, ठीक है। और जितने भी हमारे यहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे दो कंट्रीज के बीच में किसी ट्रेड को लेकर, टर्म एंड कंडीशन को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको हैंडल करने का भी काम डब्ल्यूटीओ जो है वो करता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है, तो जो इंडिया है वो जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड यानी गैट का जो मेंबर बना था वो जुलाई 1948 में बना था। उसके बाद जैसे यहाँ पर डब्ल्यूटीओ बन गया तो इंडिया जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मेंबर बन गया, ठीक है। और जैसे इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना तो वो जो टैरिफ थे, नॉन टैरिफ वेरियर्स थे, उनको यहाँ पर रिड्यूस किया गया, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स लिए गए ताकि ताकि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो यहाँ पर डेवलप हो सके, उसको बढ़ावा जो है
वो मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिटेल में जीडीपी के बारे में पढ़ा, हमने यहाँ पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। अगर मैं कंक्लूड करूँ, अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी क्या होता है, तो एक देश के अंदर एक साल के अंदर उसकी टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है, उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है, उसकी जो फाइनल मार्केट वैल्यू होती है, उसी को हम उस देश की जीडीपी जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब जीडीपी की टाइप्स की थी हमने, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, तो ये सब आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर क्लियर है तब भी यहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हो। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में आईएफएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक मैनर में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिलता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हमारे यहाँ पर आईएफएस और एएफएम की कॉन्सेप्चुअल सीरीज चल रही है, जहां पर हम आईएफएस और एएफएम के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आपको इस सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक जरूर यहाँ पर देखना है। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक बन जाएगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके फटाफट से वो वीडियोस भी जरूर यहाँ पर देख लीजिएगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके और आप फर्स्ट टाइम में अपने एग्जाम को क्लियर कर सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।